अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिहा पढ़ लें बरतानवी जमहूरियत के लिए। हाथ उठा लो यार। ब्रिटिश डेमोक्रेसी जिसके बारे में हमने इतना प्रचार सुना था, आज उसकी फातिहा ख्वानी होगी और साथ कुछ वो छुआरे बादाम वगैरह भी बटेंगे और बाद में चावलों का बंदोबस्त भी है बाहर वो लाल वाले खेमे के अंदर। क्यों? क्या ऐसा हुआ कि बरतानवी जमहूरियत जो है बिल्कुल क्रैश कर गई? इसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो पिछले 50 60 70 साल से बिल्डअप कर रही हैं। ऐसे नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है। इसके अंदर बहुत से मसाइल हैं। इसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी डिपेंडेंसी अमेरिकन एम्पायर के ऊपर, इसके इसके बाद उनकी इजरायली फाइनेंस और टेक नेटवर्क और मीडिया नेटवर्क पर डिपेंडेंसी है। ब्रिटेन की टॉमी कुत्ते वाली पॉलिसी के वो पीछे पीछे इराक में, पीछे पीछे अफ़गानिस्तान में, हर जगह अमेरिका के सीट के ले गया। इसमें एज एन एक्सचेंज उन्हें अरब ममालिक के साथ और नॉर्थ अफ्रीका के साथ अजीब गरीब डीलें बनानी पड़ी मैस इमिग्रेशन के लिए। और कोई भी मुल्क मैस इमिग्रेशन नहीं बर्दाश्त करता, ये हकाइक है। ये जो आइडिया ऑफ मेल्टिंग पॉट यूटोपिया के सारे लोग हर कौमियत के, हर ज़ुबान के, हर रंग नस्ल मज़हब के एरिया में इकट्ठे हो जाएं और वो फल फूल के एक थ्राइविंग सोसाइटी बना देंगे, ये नामुमकिनात में सिर्फ कॉस्मोपॉलिटन शहरों में होता है। यानी लंदन, इस्तांबुल, न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद। आप मिसाल के तौर पे अगर जंग की किसी बस्ती के अंदर भी आके चाइनीज़ बसना शुरू कर दें या चीचा वतनी के अंदर आके रशियन बसना शुरू कर दें तो इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसी तरह यूके के अंदर ये हुआ है, इंग्लैंड के अंदर ख़ास तौर पे, कि काउंटीज़ तक के अंदर ऐसी कौमें, रंग नस्लें आ चुकी हुई जिनको उन लोगों ने कभी हज़ारों साल में कभी इस तरह के लोग देखे नहीं थे, ना उनके साथ इंटरेक्ट किया था। बहुत एक लिटनी ऑफ वजूहात हैं इंग्लैंड बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है, कि ब्रिटिश डेमोक्रेसी का इतना क्राइसिस क्यों है। यूरोपियन यूनियन यानी जिसको कोल एंड स्टील यूनियन जो था, ऑयल यूनियन जो था, उसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है इंग्लैंड। इंग्लैंड प्रैक्टिकली इस वक्त सिर्फ सर्विसेज, मनी लॉन्ड्रिंग, टूरिज्म और तालीम एक्सपोर्ट कर रहा है। इट हैज़ नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड एनी मोर। ये एक छोटा सा जजीरा था इंग्लिस्तान का, जिसने एक ज़माने में आधी दुनिया को फतह किया। आधी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को वो लेके आई है। रेलगाड़ी, स्टीम इंजन का निज़ाम, लोहे की प्रोडक्शन, जदीद कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स, बेसिक इंजीनियरिंग जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है। और आज वही इंग्लैंड आपकी आंखों के सामने, यानी ब्रिटिश एम्पायर जो है, यूके जो है, वो आपके सामने फंक्शन करने को स्ट्रगल कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ी एक निशानी है लोगों के लिए कि जो अक्ल वाले हैं, कि 100 साल का पीरियड होता है यार, 200 साल का पीरियड होता है। साइकिल्स में बनी आदम की सिविलाइजेशंस की तारीख चलती है। एक दूसरे पे बर्तरी जो है वो सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के हजूर तकवे से डिसाइड होती है। दुनिया के जो खेल है, दुनिया की जो रेस है, एम्पीरियल रेस है, उसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहता है। सो यही ब्रिटिश एम्पायर, जिसको जो हमें इनविंसिबल लगता था एक ज़माने में, आज से सिर्फ 100 साल पहले, आज वो काफ़ी विंसिबल लग रहा है मुझे। आई नो दैट्स नॉट अ वर्ड। इज विंसिबल इज नॉट अ वर्ड, इज इट? ट्रंप ने जिस तरह ट्रीट किया है डिप्लोमेटिकली, एक ज़माना था कि जब मेयर सदीक खान जैसे लोगों को मिसाल तौर पे मज़हब या पॉलिटिकल स्टांस की बुनियाद पे ये कहा जाए कि आप वेलकम गाला का हिस्सा नहीं होंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि आप अमेरिका आएँ सरकारी वफ्द के अंदर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश डेमोक्रेसी जो है, वो हरकत में आती थी और वो बड़े से बड़े एलाए और बड़े से बड़े मुखालिफ को आंखें भी दिखा लिया करती थी। और आज ये हाल है कि ब्रिटेन, जो कि एक एतबार से काफ़ी दुनिया के लिए डेमोक्रेसी की माँ है, उसने वहाँ एक्सपोर्ट किया है, जैसे मर्ज़ी किया है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। अगेन, बहुत तनकीद है मेरी ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक उसकी लेगेसी है ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग अ लॉट ऑफ द एरियाज जो उसने कॉन्कर किए हैं। सही गलत परवर्टेड तरीके से किए हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं, बट प्रचार जिन आइडियल्स का किया जा रहा था, जिस ह्यूमनिज्म का, जिस लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जाती थी, उसके पैमाने पे तो वो बेचारा अब खुद नहीं उतर पाता। ये हाल हो जाता है। जो कुवत है, जो रॉ पावर है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर, वो डिटर्मिन करती है ममालिक के फेट इस जदीद इंडस्ट्रियल दौर के अंदर। और ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी है, वो बिल्कुल सजदा रेज है ट्रंप के सामने। आपको एक और उसका एक मज़हर दिखाते हैं कितना फ़नी, कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्री अप्रूव्ड इजरायली टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि हमास को टेररिस्ट कहो, हमास को कंडेम करो, क्योंकि कियर स्टारमर के मुल्क के अंदर एक बहुत साइजेबल मूवमेंट है एंटी इसराइल, प्रो पैलेस्टाइन। तो जैसे एक टॉमी कुत्ते या किसी पालतू कतूरे को जैसे लाड किया जाता है, ऑन कैमरा डोनाल्ड ट्रंप उसको लाड करके अपने एक साथी की तरफ इशारा करता है कि वेखिए वेखिए कि भौंकता है। ये वीडियो आप वो देख सकते हैं। But let me be really clear about Hamas. They're a terrorist organisation who can have no part
in any future governance in Palestine. And That's good. what happened on October the 7th? इट इज़ सो एम्बेरसिंग. ऐसी एम्बेरसमेंट आपने एक और तरह देखी कि किंग चार्ल्स जो सॉवरेन है सपोजिटली ब्रिटिश आइल्स के, उनकी प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए ट्रंप उनके आगे आगे चल रहा है, उनको लीड कर रहा है. वो टेक्निकली हमारे भी सॉवरेन है इनडायरेक्टली, हम एक्सपैट कंट्रीज़ में आती है उसमें आते हैं, सॉरी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आते हैं. बहरहाल हमारा सॉवरेन तो अल्लाह है और जान शुक्र हमारी छूट गई है इन लोगों से. लेकिन जो लोग आइडियलाइज करते हैं अभी भी ब्रिटेन को, एक ब्रिटेन फेटिश हमारे अंदर बहुत गहरी है. एक पूरी क्लास है जो ब्रिटिश एम्बेसी के इर्द गिर्द तवाफ़ करती है, घूमती है. उसके फेस्टिवल्स, उसके लिटरेरी मीटअप्स, उसकी 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 एनुअल क्वीन या किंग की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, और इस हद तक कि इतनी खिदमात पेश करती है कि उनमें से कई लोग पाकिस्तानी, उनको OBE मिल जाता है, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि वो नॉन वाइट्स, नॉन ब्रिटिश के लिए जो नाइटहुड का दर्जा है वो मिल जाता है. सर के कहलाने के लायक हो जाते हैं वो. इतनी खिदमत के बावजूद आज वो ब्रिटेन इटसेल्फ जो है वो अपने आइडियल्स को सस्टेन नहीं कर सकता, और ये एक कौम की मौत की अलामत होती है, डेथ स्नेल है. इसी ब्रिटेन के अंदर एक हफ्ते पहले ट्रंप की आमद की खातिर इंटरनेशनल पैमाने का, जहाँ यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से सफ़ेद फार्म लोग आए, कंजर्वेटिव या राइट विंग टॉकिंग पॉइंट्स वाले, नज़रियात वाले, और उन्होंने वहाँ पे एक एंटी मुस्लिम, नाम उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच रैली था बट वो एंटी मुस्लिम रैली थी. इस्लाम के झंडे जलाए, फ़िलिस्तीन के झंडे जलाए, फाड़े झंडे, शहीद किए, बेहुरमतियाँ की, आप सल्लम को, हमारे दीन को गालियाँ दी, अल्लाह को गालियाँ बकीं, और एक ऑल इन ऑल एंटी इमिग्रेशन, री इमिग्रेशन के निकालो जो आ चुके हैं, और एंटी पैलेस्टाइन और हमारी टेरिटरीज पे जंग करने की हर किस्म की, मतलब हर वो नियो कंजर्वेटिव टॉकिंग पॉइंट जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर होता है वो ये ट्रंप की आमद के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है. यानी ट्रंप के लिए एक जैसे रेड कारपेट, जैसे एक रेड कारपेट होता है, खूनी रेड कारपेट बिछाया गया कि हमारे सरकार की आमद है, हमारे ट्रंप साहब की. तो वो आपने देख लिया, आपके सामने है. तो ब्रिटिश जमहूरियत जहाँ इस तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और गुंजाइश देती है इस साइड को ऑपरेट करने के लिए, और एक ज़माना था वो दूसरी साइड को भी ऑपरेट करने देती थी, जो एंटी इंपीरियलिस्ट आवाज़ें थी, जो सवाल उठाती थी, जो अपोजिशन का किरदार अदा करती थी, वो आपके सामने. और कीयर स्टारमर बाय द वे सो कॉल्ड लिबरल ही है, सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट ही है, लेफ्ट या लेफ्ट लीनिंग ही है, सेंटर लेफ्ट कह लें उसको आप. उसके बावजूद कीयर स्टारमर ने जो परफॉर्मेंस दी है इसराइल के जेनोसाइड के ऊपर, वो आप सबके सामने है, चाहे आप यूके में रहने वाले हो या आप बाकी दुनिया से एज अ आउटसाइड ऑब्जर्वर देख रहे हो. इससे बढ़ के जिस शहर में उसकी आमद थी ट्रंप की, उसका मेयर सादिक खान, उसको उसने वर्स्ट मेयर्स ऑफ द वर्ल्ड में से कहा हुआ है, और एक्सक्लूड किया कि मेरी बैंक्वेट में ये नहीं बंदा आएगा. I think the mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. और उस बंदे में और लेबर पार्टी में इतनी स्पाइन नहीं है, इसके बावजूद उनकी गवर्नमेंट है कि उसको लाजमन पेश करें और जवाब दें अमेरिका को. यानी वो बिल्कुल सर तस्लीम खम है अमेरिका के सामने, अमेरिका की टोटल गिरफ्त के अंदर है. इंग्लैंड की कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ब्रिटेन की कोई ऑटोनॉमी नहीं है. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं. आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं. आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है. हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है. आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं. डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो. फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें. हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो. तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें. ट्रंप इस वीक एक वेव पे चल रहे हैं इसराइल की खिदमात में, जो पेश कर रहे हैं. एक और उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया कि मैं अब चीन के साथ भी मुखालफत का अपना इजहार करता हूँ, और मैं चीन के ख़िलाफ़ भी अब एक मिलिट्री एक्शन लेना चाहता हूँ, तो मुझे बगराम एयरबेस दोबारा चाहिए. चाचू जॉयलैंड का झूला नहीं है जो टिकट दिया आके आपने झूला झूल लिया. अफ़गानिस्तान के ज़मीन में अफ़गान लोग, पश्तून, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, हर किस्म की कौम, अरब, पंजाबी, मतलब इंटरनेशनल पैमाने पे यूरोपियन, हर किस्म के मुसलमान का खून, ऑब्वियसली ओरिजिनल जो मेजॉरिटी जो चंक है वो अफ़गान कौमियत का ही है. हर किस्म का खून बहा हुआ है उस मिट्टी के ऊपर, उस पहाड़ों के अंदर, जो उन खामोश संगलाक पहाड़ों के अंदर, जहाँ पे आपकी बरतानवी ताज की,
सोवियत यूनियन की, ज़ार रूस की, हर किसी की कब्रें वहाँ तैयार की गई हैं एक ज़माने के अंदर। वो आप समझें कि स्मैशिंग ब्लॉक है उम्मत का, हमारा सेंट्रल और साउथ एशिया के अंदर। हमारा वो क्रूसिबल है जिसके अंदर लोहा और कचरा अलग किया जाता है। वो भट्टा है लोहे का, जिसके अंदर से एक तरफ साफ तांबा, सोना, चांदी और आयरन निकलता है, और एक तरफ से कचरा और वो सारी कंपाउंड इम्प्योरिटीज़ निकल के बाहर फेंकी जाती हैं कि जो सिविलाइजेशंस हमारे ख़िलाफ़ खड़े होने के लायक नहीं होती। सर फ़ख्र से बुलंद है मुसलमानों का अफ़गानिस्तान को देख के, और जो उन्होंने अचीव किया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की एक मुतनाज़ तारीख़ के बावजूद पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है एक दूसरे के लोगों के अतबार से। हमारी हुकूमतें चाहे जो मर्ज़ी छड़ों पर शरारत करती रहें, तालिबान की रजीम जो है वो किसी सूरत हाल में इसको कबूल नहीं करेगी। अगर वो करेगी तो उसके ख़िलाफ़ नॉर्दर्न अलायंस के जो फैक्शंस बचे हुए हैं और जो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सलफ़ी एलिमेंट्स हैं, अलकायदा, आईसिस वगैरह, वो मोबिलाइज हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान इसको तस्लीम कर ले और अफ़गानिस्तान ना करे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मजहबी तंजीमें हैं वो मोबिलाइज हो जाएंगी, और यहाँ पे एक खित्ते में केओस का सूरत हाल बन जाएगी। अगर दोनों मुल्क रिजेक्ट कर दें तो फिर हमारे बॉर्डर के मसले और हमारी जो आपस की दुश्मनी है शायद उनमें कुछ नरमी का मामला आ सके, तो हमारी कमर ईरान की जानब से भी और अफ़गानिस्तान की जानब से भी मजबूत और महफूज हो जाएगी। तो सिर्फ हमारे लिए इंडिया का मसला ही रह जाएगा। और अगर दोनों कबूल कर लें, सलमान हंसा एकदम से, अगर दोनों कबूल कर लें फिर कैसा? अगर सिल्मी तौर पे दोनों कहें कि हाँ यहाँ पे अमेरिका को अड्डे, फ़ज़ाई अड्डे मिलने चाहिए ताकि वो चीन की, उसने स्पेसिफिकली कहा चीन की कंटेनमेंट के लिए। तो सर यहाँ पे एक लॉजिकल एनालिसिस करते हैं कि चीन ने क्या खिदमात दी हैं पिछले 30-40 साल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये वो खिदमात हैं जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, हमारी इकोनॉमीज़ को खड़ा करने में, हमारे मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर हैं, हमारे बिजली का निज़ाम खड़ा करने के अंदर हैं, वगैरह 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 वगैरह। हमें अपने कल्चरल मजहबी एहसास के साथ बरकरार रखते हुए हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफियर करे बगैर चीन जो है वो हमारी इकोनॉमीज़ को एज ट्रेड एलाइज, एज इक्वल पार्टनर्स हमें ट्रीट करता है, हमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। और वो ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो उनके रडार बंद हो जाए एन वक्त के ऊपर और वो चीज़ चले ना, और फलाना जहाज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो डोमेस्टिकेट करता है उन टेक्नोलॉजीज़ को कि तुम भी बनाओ, तुम भी एक्सपोर्ट करो, तुम मेरे जिस तरह फ्रेंचाइजी होते वो बन जाओ। यहाँ आज पाकिस्तान JF-17 थंडर जो है वो नाइजीरिया, अज़रबैजान और म्यांमार को बेचता है, चाइना का नहीं, खुद बना के। चीन के साथ ये ताल्लुक़ है। पाकिस्तान तो कहता है हम आयरन ब्रदर्स हैं, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, और पहाड़ों से वो वादियों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची। और अफ़गानिस्तान आज प्रैक्टिकली उनका कनाल सिस्टम्स, उनके रोड नेटवर्क्स, उनके ट्रेन नेटवर्क्स, प्रैक्टिकली इस वक्त उनकी माइनिंग की सेक्टर, गैस की एक्सप्लोरेशन, वो प्रैक्टिकली चाइना कर रहा है उनके साथ मिल के। पाकिस्तान के अंदर कितनी डिफरेंट चाइनीज़ गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप हैं, 12, 14, 15, बिजली वाली, तेल वाली, हर किस्म की बैटरियाँ वाली। कौन कबूल करेगा ये? इफ़ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान म्यूचुअली और इंडिविजुअली एग्री टू दिस, इट विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ ऑफ अस। मसला ये है, दोनों राज़ी हों तब भी तबाही है, एक राज़ी हो दूसरा ना हो तब भी तबाही है। अमेरिका का खित्ते में वापस दाखिला नामुमकिन है। ट्रंप ने बेसिकली शोशा छोड़ा है, पैनिक क्रिएट कर रहा है, केओस क्रिएट कर रहा है, मिस डायरेक्शन कर रहा है वो। हकीकतन अगर आप टोटल सिनिकल पर्सपेक्टिव से इन दोनों ममालिक की निगाह से देखें, एक का दूसरे पे कबूल करना एक तारीखी प्रेसिडेंट है हमारे पास। जब पाकिस्तान ने इस गुलामी को कबूल किया और अफ़गानिस्तान ने रिजेक्ट किया, तो दोनों मुल्कों में किस पैमाने की तबाही पैदा हुई थी, किस पैमाने की तबाही पैदा हुई थी। और इसकी एक और प्रेसिडेंट भी है कि जब रूस हलाए हुआ करता था एक ज़माने में अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चेमागोइयाँ, शरारतें और हमले किया करता था, तो कितनी तबाही हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये एविडेंस है इस बात की कि ये हम दोनों फेटेड हैं। बॉर्डर्स पे जो भाई होते हैं सांझे मसाइल होते हैं उनके, वो फेटेड होते हैं, फेट कंपली होते हैं। एक कुछ करता है तो दूसरे में भी असर आता है, इस्केप नहीं कर सकते इसको। तो बगराम एयरबेस की वजह से एक तारीख भी है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पे लिबरल्स कोई ड्रोन को डिफेंड करता रहा है सारी उम्र, कोई अमेरिकन ऑक्यूपेशन को डिफेंड करता रहा है सारी उम्र, बगराम एयरबेस के अंदर पता और क्या था? जहाज़ों के अलावा सबसे बड़ी ब्लैक साइट थी इस खत्ते की। ब्लैक साइट समझते हैं ना? वहाँ पे एक जेल खाना था, गुबत खाना था। वहाँ पे कहते हैं कितने लोग थे, कई 100 लोग वहाँ कैदी थे एक वक्त पे, कई 100 लोग। मतलब वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आरिफ सिद्दीकी भी रही हुई है।
आफिया सिद्दीकी, और वहाँ पे सबसे बदतरीन टॉर्चर हुआ करता था, कीड़े छोड़ देना, बर्फ़ में लिटा के मारना, नंगा करना, सेक्सुअली मोलेस्ट करना, ये बगराम एयरबेस की तारीख़ है। आपने देखा होगा जब अफ़गानिस्तान आज़ाद हुआ था अमेरिका की जंजीरों से, तो अनस हक्कानी जो उस कैद खाने में रहा हुआ है, ये हक्कानी नेटवर्क में से एक उनके बड़े सोफिस्टिकेटेड यंग लीडर्स में से हैं अफ़गानिस्तान के, बहुत पढ़े लिखे हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, 4-5 ज़ुबान, अंग्रेज़ी भी जानते हैं माशाल्लाह। उन्होंने वहाँ पे बगराम एयरबेस का टूर किया था कैद खाने का, कि मैं यहाँ रहा हूँ। डू यू थिंक ये लोग they're gonna be like वापस आ जाओ, वेलकम बैक, कम बैक, क्लाइव स्मिथ, रूल अगेन? इट्स नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट हैपनिंग। एंड इफ पाकिस्तान थिंक्स कि जिसकी मई की फतह की बुनियाद पे हम अमेरिका के दौरे कर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, और हम अब दोबारा जिस चीज़ पे बदमाशी कर रहे हैं हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस चीज़ में मरियम साहिबा लाहौर में बसें चला रही हैं, जो यहाँ 12 गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, जो जीजी और गूगू और BYD और मिमी और बीजे फलाना और हवाल और पता नहीं क्या क्या, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू अनॉय चाइना लाइक दिस बाय प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी अपरेटस अमेरिका को यहाँ पे? इन नामुमकिनात में से है। और अगर कोई यहाँ पे ख्वाब देख भी रहा है, चाहे वो अफगान नेशनलिस्ट हो, अफगान नेशनलिस्ट भी खुश होंगे इस खबर पे, नहीं तालिबान से जो अके हुए हैं, या यहाँ पे जो लिबरल्स हैं कि अमेरिका फिर आ जाएगा, फिर USAID खुल जाएगी, औरतों को सैनिटरी पैड बटेंगे, टीवी पे LGBT के ऐड चला करेंगे, हर किस्म के फेस्ट हुआ करेंगे, थिंक फेस्ट, डोंट थिंक फेस्ट, खड़े हो फेस्ट, सिट डाउन फेस्ट, लेडीज़ फेस्ट, मैन हु बिकेम लेडीज़ फेस्ट, ठीक है? ये नहीं होने वाला, ये सब नहीं होने वाला। अब मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ ओवर। अमेरिका खित्ते से परमानेंटली खैरबाद हो चुका हुआ है। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सोचना है कि हम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो शरारतें करते हैं, और अफ़गानिस्तान बात उससे कम्प्लीटली बरी नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने एक, इसके बावजूद कि वो प्रचार करते हैं एक मजहबी रजीम का, वो पश्तून नेशनलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, उसकी लैंग्वेज को, उसकी कोडिंग को वो इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रोपेगेंडा टूल पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करने के लिए और अपने बॉर्डर के मसाइल रिजॉल्व करने के लिए। एट दिस पॉइंट आई थिंक वाज़े हो जाना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल आइडियोलॉजिकल नहीं है, मसाइल एक बॉर्डर के हैं, मसाइल ट्रेड के हैं, मसाइल ये हैं कि स्मगलिंग कहाँ ख़त्म होती है, ट्रेड कहाँ शुरू होता है, इकोनॉमिक है और वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ पार्टीज़ और ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के। इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। आए दिन दहशतगर्दी हो रही है TTP की पाकिस्तान के अंदर, लोग शहीद हो रहे हैं मासूम, हमारे सिपाही शहीद हो रहे हैं मासूम, वहाँ बमबारी करके मासूम लोग शहीद करते हैं शहरों के, इसके बावजूद आप दहशतगर्द भी मारते हैं। उनको कत्ल करना जायज़ है, वो बागी हैं, हमारा हक़ है, हमारे ख़िलाफ़ जो वायलेंस करेगा हम जवाब देंगे। लेकिन जो मासूम अफ़गानी शहीद होते हैं, जिस दरिंदगी के साथ हमने मासूम अफ़गान लोगों को, जो सेकंड थर्ड जनरेशन, इवन फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी बन चुके हुए थे, जिस दरिंदगी के साथ निकाला है हमने, ये किसी कायदे कानून के अंदर दुनिया के और ख़ास तौर पे हमारे दीन के कहीं जायज़ नहीं है। बिल्कुल इमिग्रेशन लीगल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, रेफ्यूजी स्टेटस भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, इज़्ज़त भी देनी चाहिए, इज़्ज़त करनी भी चाहिए रेफ्यूजीज़ को, उस मुल्क की जिनको होस्ट कर रहा है। लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा हाल ईरान वाला नहीं है, जिस तरह से उन्होंने सलूक किया है। यहाँ पे फिर एक मोहब्बत का और दोस्ती का अंसर था, कराची चला एक ज़माने में, पेशावर के अंदर, लाहौर, हर जगह, पिंडीज़ ख़ास तौर पे, लेकिन उसके बावजूद आइडियल कंडीशंस नहीं है। ये चीज़ें कलेक्टिव इज्तिमाई कौमी मेमोरी में लास्ट करती हैं। आप जो ओवर रिएक्शंस देखते हैं ना अफ़गान नेशनलिस्ट जो दुबई वगैरह में, यूरोप वगैरह में होते हैं, वो क्रिकेट के ऊपर जैसे भड़क उठते हैं, वो उनके जज्बात जो होते हैं वो बहुत ही डिस्कस्टिंग लगते हैं, उससे एक फटीक भी होती है कि बस कर दो यार, अब इतनी क्या तुम लोग को नफरत है। लेकिन आप उसके कोर में समझें, उसके कोर में एक हकीकत है। इट्स नॉट अ वेरी वेल थॉट आउट लॉजिकल हकीकत, बट हकीकत है कि पाकिस्तान डिड बिट्रे अफगानिस्तान ट्रस्ट। पाकिस्तान ने जुल्म किया अफगानिस्तान के अंदर। उससे क्या होता है कि सारा किया करता अच्छा लिखा चट्टा सब ज़ीरो हो जाता है। इंसान की नेचर है। और जो अभी नस्ल है नौजवानों की, उनकी मेमोरी में पाकिस्तान सिर्फ बैड गाय है। चाहे अशरफ गनी के मुंह से वो सुनते हो, चाहे हामिद कारज़ई के मुंह से सुनते हो, और आज अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का लॉन्ग टाइम एलाय था तालिबान, आज उसके मुंह से सुन रहे हैं। तो अपनी पुरानी एलिजेंस को रिवाइव करें। तालिबान एक हकीकत है, दे आर हेयर टू स्टे। आई होप वो ज़्यादा एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना सकते हैं, इसमें ताजिक और बाकी सारी पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। आई होप कि वो जो रिग्रेसिव पॉलिसीज़ बना रहे हैं हैबतुल्ला साहब बैठ के, उनसे वो इनहराफ करें, उनसे वापसी करें, उनसे वो एक रुजू फरमाएँ, बिकॉज ये सब चीज़ें नहीं चल सकती जदीद दौर के अंदर। अफगानिस्तान को आप पीछे नहीं धकेल सकते, आगे लेके आना अगर आप नेशनलाइज करते हैं। बाकी अपनी कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स और वैल्यूज़ को मेंटेन करें।
हम उनके सर पे कोई डंडा नहीं पीट सकते। मैं देखता हूँ ऑनलाइन पाकिस्तानी नेशनल्स मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तो औरतों से नफरत करते हैं, तो जाहिल होते हैं, फलाने होते हैं। नहीं, वो सिर्फ आपसे डिफरेंट है, दैट्स ऑल। एक कल्चरल वैल्यू में आपसे डिफरेंट है, दैट इज़ ऑल। हर माशरा डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। आप बाय एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ परफेक्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं आ सकते। दिस इज़ रिटार्डेड। एवरी सोसाइटी हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर चेंजेस, और हमारा ऑब्जेक्टिव मेट्रिक जो होगा वो हमेशा इस्लाम होगा। क्या इफ़रात और तफरीत के मामले में, एक्सट्रीमिज़म के मामले का शिकार हो रहा है अफ़गानिस्तान औरतों के मामले को लेके? 100%। बट अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एम्पथाइज़ नहीं करेंगे कि वो कहाँ से आ रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो किस चीज़ से खौफ खा के ये कर रहे हैं, तो फिर आप भी रिटार्डेड हैं। क्या आपको नज़र नहीं आता कि जेंडर और सेक्स के मसाइल को लेके ग्लोबली एक नाइटमेयर सिनेरियो क्रिएट हो चुका है? औरतों की तालीम को लेके, औरतों की सेक्शुअल और मेडिकल हेल्थ को लेके, औरतें इन द वर्क प्लेस को लेके, ये मसला कहीं रिजॉल्व नहीं हुआ दुनिया के अंदर। वो एक डेस्परेट और वायलेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं अपनी अकल समझ के मुताबिक। गलत है, वी कैन एग्री, ऐसे नहीं करना चाहिए। देयर आर बेटर वेज टू डू दिस, बट उनको यही समझ आ रही है इस वक्त। समझाने वाले कौन है? उनका एलाय कौन है इस वक्त? कौन उनको ऑफिशियल रिकग्निशन दे रहा है, ट्रेड कर रहा है उनके साथ? आप उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चीज़ एक्स गलत है, एक्स को ठीक करो। हालांकि आपको पाकिस्तान में बड़ी औरतों का कंसर्न है, आपको अफगानिस्तान में औरतों का कंसर्न बन गया। और ये बात भूल जाएं कि वॉर ऑन टेरर के ज़माने का रेटरिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमेरिका एक फेमिनिज्म और पिंक वॉशिंग का रेटरिक बनाता था अपने मुखालिफिन को डिह्यूमनाइज करने के लिए, और आप भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी करती है, हमारी इंटेलिजेंस भी करती है। अफगान बालों वाला दरिंदा, उसके कानों पे भी बाल हैं, उसकी 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 जो भवें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी हैं, और वो वहशी दरिंदा है, और वो औरतों से नफरत करता है। क्यों? वहाँ माएँ नहीं होती, वहाँ बहनें बेटियाँ नहीं होती, वहाँ पे बीवियाँ नहीं होती? तो ये इस रिटार्डेड पैराडाइम से बाहर आएँ। ये है इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से बाहर आएँ। यहाँ पे भी जो औरतों से सलूक होता है, पूरी दुनिया के अंदर ये मसले हैं यार। कोई यूनिक फिनोमेनन नहीं अफगानिस्तान के अंदर हो रहा। जहाँ वो गलत पॉलिसी बनाए, आप तनकीद कर दें, पॉलिसी गलत है। पूरी कौम को, पूरे आइडियोलॉजी, पूरे पूरे पूरा अफगानिस्तान फारे ग्रो अप। ये सिर्फ टॉकिंग पॉइंट है जो बॉर्डर की झड़पों को जस्टिफाई करने के लिए। अब मैं सबसे एंड पे सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट अपील करना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया के अंदर रफली 3 मिलियन इंडियंस हैं, कतर के अंदर रफली 1 मिलियन इंडियंस हैं। ये साबित हो चुका है अब कि इंडियंस जो हैं वो एवरी सिंगल इंडियन एक्सपैट, अमेरिका में हो, गल्फ़ में हो, वो एक इजरायली या रॉ का एजेंट, पोटेंशियल स्लीपर एजेंट है। और कोई मुश्किल काम नहीं होता, कोई ये सुपर स्पाइस नहीं है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि सही वक्त पे सही जगह पे डेटा दे देना। जो इनकी औकात है, मुखबरी करना, हाथ मलना, चापलूसियाँ करना, चेमा गोइयाँ करना, सूद का कारोबार करना, ये कुछ करते हैं बेचारे इंडियन। ये वाज़ेह हो चुका हुआ है कि आप पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने ट्रैक रिकॉर्ड में अपना प्रूव किया ही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इस वक्त ज़रूरत है कि वो सऊदी अरेबिया में जाके, कतर में जाके लंबे पड़े हों, लंबे लेटे हुए हों, कि मैं गारंटी करता हूँ डबल द लेबर फोर्स, हाफ द कॉस्ट, और उनकी वेटिंग और उनकी सिक्योरिटी A1 ISI MI लेवल से क्लियर होगी। आप रिप्लेस करें, सब प्लांट करें। ये इतनी बड़ी इकोनॉमिक वॉरफेयर की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, फैलाव करें अपना गल्फ़ के अंदर। मज़दूर चाहिए है, टेक्निकल मज़दूर चाहिए है, ड्राइवर चाहिए है, मुंशी चाहिए, मुलाजिम चाहिए, मैनेजर चाहिए, बैंकों के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए। वी हैव देम। सऊदी अरेबिया का पिंड अगर आपने ना आबाद किया ना, और कतर का, तो ये आपका फेलियर है। अल्लाह ने आपको थाली के अंदर रख के आपको अल्लाह ने एक मौका दिया। उनको पता है आपसे स्पाइंग का थ्रेट नहीं है, उनको पता है कि आप नेटो और नेटो के अलाइज और आप इसराइलियों या ईरानियों के लिए स्पाइंग नहीं करेंगे। खैर, सऊदी अरेबिया वगैरह का इवन पैरानोया ये होता है कि यहाँ पे शिया पॉपुलेशन ना बहुत बढ़ जाए, आप सुन्नी भेज दें, कोई मसला नहीं। कि मेरे शियों भाइयों के ख़िलाफ़ कोई तनकीद नहीं है, बट एट दिस पॉइंट हम पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसमें करने के लिए आपको जो चीज़ आप हासिल, आप हरमैन को, सऊदी अरेबिया के पिंडों को, कतर के शहरों को, पिंडों को आबाद कर दें। मैं मतलब देख रहा हूँ इंडिया से कौन लोग आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर बकरियां चराने, कुमार यादव यूट्यूब पे वीडियोस लगा रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये 20-25 साल वॉर ऑन टेरर में आपने स्पेस दिया उनको। उन्हें लेबर चाहिए, उन्हें मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए होती है, उन्हें टेक्निकल स्टाफ चाहिए, उनके पास पॉपुलेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, ना तालीम का निज़ाम है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने 20-25 साल में अमेरिका की पिट्ठूगिरी के अंदर इतनी स्पेस दी, अपने आप को इतना कमज़ोर किया, इतना जलील किया दुनिया के सामने, कि 20-25 साल के अंदर वहाँ पे उन्होंने रंग बिरंगे लोग भर दिए इंडिया के। हत्ता कि UAE के अंदर उन्होंने मंदिर भी बना लिया। ना इस जजीरा नुमा अरब के अंदर इनकी कोई जगह नहीं है। ये हमारा मज़हब दीन भी कहता है
ये हमारी आइडियोलॉजी फिक्र भी कहती है और ये आपका सर्वाइवल भी कहता है। इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, लेबर डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री हैव टू कम ऑन बोर्ड। आई डोंट केयर आप इलेक्टेड हैं नहीं इलेक्टेड हैं, आपको इंटेलिजेंस वालों को साथ लेके यू हैव टू सबप्लांट इंडियन लेबर इन द गल्फ। ये बिलियंस डॉलर्स की रेमिटेंस है, मिलियंस डॉलर्स की हार्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके मुल्क के अंदर की बेसिकली डायरेक्ट, और ये लाखों लोगों का रोज़गार है। और ये ऐसी स्ट्रेटेजिक मनूवर है कि आप अगले 50 साल के लिए मिलिटरली और इकोनॉमिकली टाइड अप हैं गल्फ के साथ। थिंक फॉर पाकिस्तान। आप हाईएस्ट ग्रेड वेटिंग करके आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खड़े करके विद इन 5 years बैचेस प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने टेक्निकल लेबर के, जो चीज़ चाहिए उनको। आप उनकी मिनिस्ट्री से बात करें, उनकी लेबर, उनकी इंटीरियर, उनकी फॉरेन से बात करके लिटरली लंबा पड़ा होना चाहिए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को इस वक्त। साहब लिटरली मैं ये आपको मैं एम्फसाइज भी नहीं करता है कितना इंपॉर्टेंट है। यूएई अगर एक्सक्लूड कर रहा है मैं, आप यूएई को एक्सक्लूड करें, बस कर दें, यूएई का खेड़ा छोड़ दें। कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यू हैव अ बिग थिंग ओपन फॉर यू। ये हैं सारे मामलात इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो हमें बहुत स्पीड से इनको अचीव करना है। इनमें डेली का टाइम नहीं है, इनमें डिबेट डिलिब्रेशन का टाइम नहीं है। इसमें बाबू लोग जो है ना, जो पीपीटी बनाएंगे, वो अपनी वो जो घिसी पिटी सी, वो हमें कल नहीं चाहिए, वो हमें परसों चाहिए थी। इट शुड हैव बीन मेड, इट शुड हैव बीन रेडी, इट शुड हैव बीन डिप्लॉयड ऑलरेडी। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये अल्लाह ने आपको गनीमत दी है थाल के अंदर रख के। तो जब इतने ज़्यादा आपको विन्स मिल रहे हैं इंटरनेशनली और इतने मौके खुल रहे हैं, डोमेस्टिकली ज़रा रहम की एक अपील आई है, और वो न्याजी साहब की आई है अपने बेटे हसान न्याजी के केस के अंदर। हसान न्याजी ऑन कैमरा अवेलेबल हैं कि वो वाकई में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और ये जुर्म है। अपील जो है वो एक कॉमन ह्यूमैनिटी को वो आवाज़ दुहाई देती है कि जिस तरीके से इन बच्चों को, नौजवानों को अरेस्ट किया जा रहा है और रखा जा रहा है जेलों के अंदर, नज़रबंद किए जा रहे हैं, जैसे कि वो टीटीपी के या कोई वो बीएलए के या वो कोई इंडियन स्पाइस थे। नौजवान लोग हैं, तोड़ फोड़ की है उन्होंने, जोश में इश्तियाल में आके उन्होंने एक फसाद क्रिएट किया है। उनको वो सज़ाएँ मिलनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट हैं, और अप्रोप्रिएट महकमों से मिलनी चाहिए। ये सुना के, नज़रबंद करके, जकड़ के, खौफ और जान का माहौल क्रिएट करके, ना सिर्फ ये मॉरली इनकरेक्ट है, ये पॉलिटिकली भी बैकफायर कर रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त है, जो सिविल गवर्नमेंट है इस वक्त, वो किसी की सिंपथीज़ नहीं विन कर रहे। और एक बाप अपील कर रहा है, इस ट्वीट के अंदर आप पढ़ भी सकते हैं, कि मैं इस खुशी के आलम में, वो खुशी मान रहे हैं इसको कि जो पाकिस्तान अचीवमेंट्स कर रहा है, मैं इस खुशी के आलम के अंदर मैं परेशान हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। अगर एक नॉर्मल कैद खाने में उनका बेटा हो, अगर मिसाल तौर पर वो वाकई में मुलजिम से मुजरिम स्टेटस में आ जाता है एक सिविल अदालत से, और जो कि होना भी, अगर है तो होना भी चाहिए, अगर उसने वाकई में कोई जुर्म किया है, कोई तोड़ फोड़ की है, कोई चोरी की है, कोई आग लगाई है, तो वो ठीक है, कैमरे में आप पकड़ें, एविडेंस प्रेजेंट करें, कॉम्पिटेंट जज के सामने सज़ा दें। लेकिन अगर एक सिविल जेल के अंदर होगा, जहाँ हर हफ्ते मुलाकात भी होती है, कुछ घर का खाना भी मिलता है, कुछ बीवी बच्चों से भी मिलते हैं, तो फिर इसको इंसाफ माना जाएगा। और ज़्यादा दिन सियासी आप कह लें ऑपरेशन और सप्रेशन जो ये है, तो मैं सिर्फ मॉरल स्टैंड पॉइंट से तो टोटली खिलाफ हूँ जो हरकतें हो रही हैं हमारी स्टेट कर रही है, बट एक पीआर स्टैंड पॉइंट से एक बाप ने अपील किया आपसे, ये कोई हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब या हसान न्याजी के लिए यूनिक नहीं है। हज़ारों माँ बाप हैं, हज़ारों नौजवान हैं, उनके शायद माँ बाप के ट्विटर अकाउंट बहुत बड़े नहीं हैं, या उनका कोई प्लेटफॉर्म इंटरव्यू नहीं करता। जुर्म ही किया ना यार, तोड़फोड़ ही किया ना। इट्स नॉट कुफर नहीं किया उन्होंने, कोई कत्ल नहीं कर दिया किसी का उन्होंने। तो पॉलिटिकल सप्रेशन ही मानी जाएगी, पॉलिटिकल ऑपरेशन ही मानी जाएगी। आप अगर इसको सिविल अदालतों में सिविल तरीके से ट्रीट करेंगे तो फिर आपको पीआर पॉइंट्स भी मिलेंगे। एट दिस पॉइंट मकसद यही लग रहा है कि आपने खौफ और जान क्रिएट करना चाहा है, आप चाहते हैं कि लोग टेरराइज हों, तो टेरराइज करने से लोगों का ये असर निकलता है कि इस कौम के बड़ी उम्र के उम्र दराज बुज़ुर्ग हफीज़ुल्लाह साहब जैसे हमारे बड़े जो हैं वो फिर रोते हैं, परेशान होते हैं, नौजवान गलतियाँ करते हैं, बड़े बुरे फैसले ले लेते हैं। तो अपील मेरी यही नहीं है कि छोड़ दें जी, माफ़ कर दें, सुलह करवा लें, इंसाफ होना चाहिए जिन्होंने कभी भी तोड़ फोड़ किया। लेकिन माजरत के साथ इस मुल्क के अंदर जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ था, तो जो हुआ था मंजर आम पे वो आप सबको पता है, वहाँ कभी इंसाफ का तकाजा भी नहीं किया गया था, वहाँ सियासी मफाहमत के नाम के ऊपर सुलह सफाई हो गई थी। तो ये ऐसा कौन सा कुफर कर दिया इन लोगों ने, या ऐसा कौन सा गुनाह किया, जो ऐसी क्या अनहोनी हुई है जो कभी पहले नहीं हुई इस मुल्क के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं हुई। तो सिविल अदालतों से काम लेना है,
काम लें, सही तरीके से ये काम करें। अगर सियासी मफाहमत की खातिर, कौम की दिल में नरमी पैदा करने की खातिर अगर कुछ उल्ला सफाई का मामला भी हो सकता है, तो ये आप और सरकार और बड़े बेहतर जानते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ का तकाजा ये है कि हम इन लोगों को टॉर्चर करना बंद करें, सिक्लिकली केसेस के अंदर से घुमा के करना बंद करें। इस सारे का मकसद अगर ये है कि इमरान खान ब्रेक कर दें, यार इमरान खान नहीं ब्रेक करेगा। वो एक बूढ़ा आदमी है, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हुआ है, वो सारी उम्र सेलिब्रिटी स्टारडम में इन्जॉय की, अपनी मर्जी की औरतों से शादियाँ की हैं, उसको और क्या चाहिए। उस बंदे के पीछे इन लोगों को आप टॉर्चर करना बंद करें। इमरान खान को सेपरेट करें पार्टी से, बिकॉज देयर इज़ नो PTI, देयर इज़ ओनली इमरान खान, देयर इज़ ओनली इमरान खान। तो ये एक अब मजहबी विछंट बनना शुरू हो गई है, बन चुकी भी है, 2 साल से है। बस करते हैं अब लोग भी तंग आ चुके हैं। आम लोग जो PTI से नफरत करते हैं वो कहते हैं यार अच्छा छड़ भी दो, खेड़ा ना था वो, बस होगी ना, आगे चलिए काम करिए। दिस चैप्टर नीड्स टू क्लोज। ये बहुत डार्क और अगली चैप्टर है पाकिस्तान की रिसेंट मेमोरी के अंदर। हमने मूव ऑन करना है, हमने बड़े काम करने हैं। इतने बड़े कामों के बाद इसका जिक्र करते हुए शर्म सी भी आती है। तो हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।